हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रीष्मा की पैशन शिक्षण। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनआईओएस की समरी, और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोर्स 502 को, और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट 4। इससे पहले हम 501 को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं, और 502 के भी हम 3 यूनिट कर चुके हैं। उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए आए डिस्कस करते हैं इस यूनिट को। तो इस यूनिट का क्या नाम है? शिक्षार्थी और अधिगम केंद्रित उपागम। तो देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है। तो फर्स्ट आता है इसमें विद्यार्थी केंद्रित उपागम। तो इसमें देखते हैं विद्यार्थी केंद्रित उपागम के सभी क्रियाकलापों का केंद्र होता है। अध्यापक अधिगम प्रक्रिया को सहज व सुगम बनाने का कार्य करता है, और अधिगम परिस्थितियों का आयोजक होता है, जो विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन और जिज्ञासा को जागृत करता है, समस्या समाधान कौशल का विकास करता है, प्रोजेक्ट की रूपरेखा और क्रियान्वयन को बढ़ावा देता है, तथा स्व अधिगम का विकास करते हुए तथ्यों का अवलोकन करके ज्ञानार्जन करना व सृजनात्मक चिंतन व क्रियाकलापों के द्वारा ज्ञानार्जन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो विद्यार्थी केंद्रित उपागम क्या है? तो विद्यार्थी क्या होता है इसमें? विद्यार्थी केंद्रित उपागम में विद्यार्थी केंद्र होता है, और अध्यापक क्या करता है इसमें? बच्चों के लिए परिस्थितियाँ बनाता है और इस तरह का वातावरण तैयार करता है जिससे बच्चे अपने आप सरल तरीके से सीख सकें। और इस अधिगम में विद्यार्थियों में चिंतन और जिज्ञासा की जो भावना है वो जागृत होती है। बच्चे समस्या समाधान करने सीख लेते हैं, और बच्चों में सेल्फ स्टडी का भी विकास होता है। बच्चे सेल्फ स्टडी करना इससे सीख जाते हैं, तथ्यों का अवलोकन करना सीख जाते हैं, बच्चों में क्रिएटिविटी आती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी केंद्रित उपागम में विद्यार्थी के विकासात्मक स्तरों, परिपक्वता, अधिगम युक्तियों, पूर्व ज्ञान व अनुभवों, रुचियों, सामाजिक संदर्भ और संस्कृति पर ध्यान दिया जाता है। तो विद्यार्थी केंद्रित उपागम में बच्चों की परिपक्वता पर, अधिगम युक्तियों पर, पूर्व ज्ञान पर, अनुभव, रुचियों, सामाजिक संदर्भ, इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। एक अध्यापक के रूप में विद्यार्थी केंद्रित उपागमों को क्रियान्वित करने के लिए आपको विद्यार्थियों को और उनके अधिगम तरीकों को समझना अत्यंत आवश्यक है। यह आवश्यक है कि आप अपने कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी की विशेषताओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी रखें। तो टीचर के लिए क्या ज़रूरी है इसमें? विद्यार्थी केंद्रित उपागम में टीचर को पता होना चाहिए कि किस बच्चे की क्या आवश्यकता है और उसकी क्या विशेषता है, उनके अकॉर्डिंग ही उसे ऐसा वातावरण दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है विद्यार्थियों को समझना। तो विद्यार्थी केंद्रित उपागम को अपनाने के लिए आपको अपने कक्षा के विद्यार्थियों के विभिन्न पहलुओं को समझना आवश्यक है। जैसे क्या समझना आवश्यक है? स्वास्थ्य व शारीरिक विकास, व्यक्तित्व, प्रेरणा, मानसिक योग्यताएं, अधिगम के तरीके और घर और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो विद्यार्थियों को समझने के लिए आपको बच्चे का स्वास्थ्य व शारीरिक विकास भी समझना होगा, मानसिक योग्यताएं भी आपको बच्चे की पता होना चाहिए, बच्चे का व्यक्तित्व कैसा है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। जब आपको उसकी मानसिक योग्यता के बारे में पता होगा तो आप उसको अधिगम के तरीके भी अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं बच्चे पर। ठीक है, जिससे कि वो ज़्यादा सीख पाए। प्रेरणा की, उसकी प्रेरणा का स्रोत क्या है, उसके घर का और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी है, इन सभी चीज़ों के बारे में टीचर को पता होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट आता है इसमें स्वास्थ्य और शारीरिक विकास। तो विद्यार्थियों की सीखने की योग्यता उसके स्वास्थ्य और शारीरिक विकास के स्तर पर निर्भर करता है। अधिगम अनुभव का चुनाव करते समय विद्यार्थियों के विकास के भिन्नात्मक गतियों का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है। नियमित रूप से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण कराने से उनके स्वास्थ्य और शारीरिक विकास के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक योग्यता। तो गार्डनर ने 1985 द्वारा प्रस्तुत 7 प्रकार की बुद्धिमत्ता को ध्यान में रखकर एक व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं का चित्रण किया जा सकता है, और ये इस प्रकार है। तो गार्डनर ने 1985 में कितने प्रकार की बुद्धिमत्ता बताई थी? 7 प्रकार की बताई थी। तो फर्स्ट आती है इसमें भाषा, गणितीय तर्क, दृष्टि स्थानिक, शारीरिक गतिशीलता, संगीतमय। ठीक है, नेक्स्ट आती है इसमें अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक। तो इन सभी के बारे में गार्डनर ने बताया था।
तो गार्डनर के विशिष्ट मानसिक योग्यताओं के विश्लेषण से यह प्रस्तावित है कि शिक्षार्थी के विभिन्न प्रकार के मानसिक योग्यता और शक्तियाँ होती हैं और उन्हीं के अनुसार इनको विकसित करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के अधिगम क्रियाओं का चयन करना होगा। आप शिक्षार्थी के सीखने की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं तथा उनकी बौद्धिक क्षमताओं में वृद्धि भी कर सकते हैं। गार्डनर ने मानसिक योग्यताओं का विश्लेषण इस प्रकार से ही किया था, ठीक है, कि सभी बच्चों की अलग अलग मानसिक योग्यता और शक्तियाँ होती हैं और बच्चे उन्हीं के अकॉर्डिंग सीखते हैं। जैसे कि सभी में व्यक्ति विभिन्नताओं का सिद्धांत भी पाया जाता है, ठीक है, कि सभी की जो पर्सनैलिटी होती है सबकी अलग अलग होती है। तो जिस प्रकार से सबकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं अलग होती हैं, इसी तरह मानसिक योग्यताएं भी अलग अलग होती हैं। गार्डनर ने यही बताया था कि सबकी मानसिक योग्यताएं अलग अलग होती हैं और सभी अपनी मानसिक योग्यता और क्षमता के आधार पर सीखते हैं और जिस प्रकार से सभी व्यक्तियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत पाया जाता है, उसी तरह सब में अलग अलग मानसिक योग्यता भी होती है। तो इससे यही स्पष्ट होता है कि बच्चे अपने मानसिक योग्यताओं के आधार पर ही सीखते हैं और बच्चों की जो है बुद्धिमत्ता को या बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाया भी जा सकता है। अब देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें व्यक्तित्व। तो शिक्षार्थी के व्यक्तित्व को समझने से आपको व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रतिमान की पहचान में सहायता मिलेगी कि बच्चे की पर्सनैलिटी कैसा है, किस प्रकार का उसका व्यक्तित्व है, आपको इस बारे में जानने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है अधिगम तरीका। तो अधिगम मॉडल के अनुसार 4 प्रकार के अधिगम तरीके हैं जो कि ग्राह्य अनुभूति के 2 उपागमों पर आधारित हैं। ये हैं मूर्त अनुभव यानी कि कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस और अमूर्त अवधारणात्मक यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशंस। इसके अतिरिक्त परिवर्तनीय अनुभव पर आधारित 2 उपागम हैं। फर्स्ट है इसमें चिंतनात्मक उपागम यानी कि रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन और सेकंड है इसमें सक्रिय उपागम यानी कि एक्टिव एक्सपेरिमेंट। टोटल इसमें अधिगम के 4 तरीके बताए गए हैं। इन 4 में से 2 आते हैं इसके ग्राह्य अनुभूति के उपागम में, जिसमें पहला है मूर्त और दूसरा आता है इसमें अमूर्त, ठीक है, यानी कि कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। और जो परिवर्तनीय अनुभव पर आधारित होते हैं उसका फर्स्ट आता है चिंतनात्मक यानी कि रिफ्लेक्टिव और सेकंड आता है सक्रिय यानी कि एक्टिव एक्सपेरिमेंट। तो इस तरह से अधिगम के 4 तरीके बताए गए हैं, मूर्त, अमूर्त, चिंतनात्मक और सक्रिय, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें अभिसारी क्या होता है, देखना और महसूस करना। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी DT+B में पूछा गया है। तो नेक्स्ट है इसमें आत्मसातकरण में क्या आता है, देखना और सोचना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है अभिसारी यानी कि करना और सोचना और नेक्स्ट आता है इसमें सामंजस्यीकरण, करना और महसूस करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें अधिगम तरीके अधिगम स्थिति अनुभव और प्रेरणा के द्वारा प्रभावित होता है तथा इन्हें शिक्षार्थी के व्यक्तित्व व संज्ञानात्मक व्यवहार के बीच एक संबंध के रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है भाषा, सोचने और सीखने का माध्यम भाषा है, ठीक है। तो सोचने का और सीखने का माध्यम क्या होती है, हमारी लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम अभिवृत्ति। तो अधिगम अभिवृत्ति वातावरण, विशिष्ट वयस्कों और साथियों के साथ बातचीत के अनुभवों से प्राप्त तथा प्रभावित होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय। तो प्रत्येक विद्यालय की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, परंतु सूक्ष्म अवलोकन करने पर पाया जाता है कि विद्यालय में कई उप संस्कृति भी होती हैं। तो सभी विद्यालय की एक संस्कृति होती है, सबका अलग अलग वातावरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में अध्यापक की भूमिका। तो जो शिक्षार्थी केंद्रित उपागम होता है उसमें टीचर की क्या रोल होता है। फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें, फर्स्ट पॉइंट आता है विद्यार्थियों के अधिगम के तरीके अलग अलग होते हैं। तो सभी बच्चे क्या हैं, अलग अलग तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय में बच्चे की अंतर्निहित जिज्ञासा और निरंतर स्व अन्वेषण करने के व्यवहार को सीखने का आधार बनाना चाहिए। इसका अर्थ है कि बच्चे के रुचि के अनुसार जितनी गहराई से जितने समय तक वे अपने कार्य को संतोषजनक पाता है तब तक उसे ऐसे अवसर विद्यालय में कराना चाहिए कि बच्चे जिस तरीके से
सीखता है, जो उसकी रुचि है बच्चों को उसके अकॉर्डिंग ही सिखाना चाहिए, उसी विधि का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है, एक बच्चा प्राय अप्रत्याशित तरीक़ों से सीख सकता है। बच्चे अपने अधिगम क्षेत्र में बुद्धिमत्ता पूर्ण ढंग से निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। विद्यालय का कार्य है कि वे शिक्षार्थी के सीखने में इस प्रकार से सहायता करें कि वह जीवन पर्यंत शिक्षार्थी बना रहे। ठीक है, खुले दिल दिमाग से, विश्वास से, परस्पर सम्मान की भावना अधिगम को सुदृढ़ करता है और विद्यालय में स्वीकृति का भाव तथा सकारात्मक भावना का वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। अतः एक अध्यापक के रूप में शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण भूमिकाएं आपको निभानी है। ठीक है, तो फर्स्ट आती है इसमें शिक्षार्थी का अवलोकन कर्ता और निदान करता। शिक्षार्थी के व्यवहार और क्रियाकलापों को कक्षा के भीतर व बाहर आपको लगातार अवलोकन करता है ताकि उसके अधिगम, अभिवृत्ति और अधिगम ज़रूरतों, सबलता और निर्बलता का अनुमान व पहचान किया जा सके। यह आपको शिक्षार्थी के उचित वातावरण तैयार करने और अधिगम क्रियाकलापों की संरचना करने में सहायता करेगा। नेक्स्ट है अधिगम के लिए वातावरण उपलब्ध कराने वाला। तो टीचर को क्या होना चाहिए? अधिगम का वातावरण उपलब्ध कराने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है अधिगम सहजकर्ता। ठीक है, तो इसमें क्या है, शिक्षार्थी जब अधिगम क्रियाकलाप में संलग्न रहता है तब आप उनकी सतर्क होकर सहायता करें, तो टीचर को उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें अधिगम केंद्रित उपागम। तो अधिगम केंद्रित उपागम क्या है? अधिगम केंद्रित शिक्षा में शिक्षा से जुड़े सभी व्यक्ति जैसे अध्यापक भी विद्यार्थी के साथ सह शिक्षार्थी होता है। तो बच्चों के साथ साथ टीचर भी क्या होता है? सह शिक्षार्थी होता है, यानी कि उनके साथ साथ ही टीचर भी सीखता रहता है। कि अधिगम केंद्रित शिक्षा विद्यार्थियों को कौशलीय दक्षता अर्जित करने में सहायता तथा जीवन पर्यंत शिक्षार्थी बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है अधिगम केंद्रित शिक्षा में विद्यार्थियों को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है। जो अधिगम केंद्रित वातावरण होता है उसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है? विद्यार्थी होता है। यह विद्यार्थी के उस शैक्षणिक संदर्भ जहाँ से विद्यार्थी आता है को समझने की प्रक्रिया से शुरू होता है तथा अध्यापक द्वारा समझने की प्रक्रिया विद्यार्थी के अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति की मूल्यांकन करते समय भी चलता रहता है। विद्यार्थियों को सीखने के लिए मूलभूत कौशल प्राप्त करने के लिए सहायता करके हम विद्यार्थियों को जीवन प्रयत्न ज्ञानार्जन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अतः वास्तव में अधिगम की जिम्मेदारी विद्यार्थियों के ऊपर होती है और अध्यापक विद्यार्थी की शिक्षा को सहज सुगम बनाने की जिम्मेदारी लेता है। यह उपागम व्यक्तिवादी, लचीला, दक्षता आधारित विभिन्न प्रकार के विधियों का उपयोग करने का प्रयास करता है तथा हमेशा किसी स्थान या समय से बंधा हुआ नहीं है। अधिगम केंद्रित उपागम में बच्चा क्या होता है? केंद्र बिंदु होता है और शिक्षक क्या करते हैं? उनकी हेल्प करते हैं। बच्चों को ऐसा विद्यार्थी बनाना चाहिए कि वो जीवन पर्यंत ज्ञानार्जन करते रहे। ठीक है, और लाइफ टाइम लर्निंग के लिए भी इंस्पायर रहे। ऐसे बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए और इसमें बच्चों की हेल्प भी करनी चाहिए टीचर को। और अध्यापक विद्यार्थी की शिक्षा को सहज और सुगम बनाने की जिम्मेदारी लें। और बच्चे क्या हैं? व्यक्तिवादी हों, बच्चों के अकॉर्डिंग जो विधियां हैं उनका यूज़ करें, उनकी दक्षता के आधार पर, उनकी मानसिक योग्यताओं के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है अधिगम केंद्रित शैक्षणिक अभ्यासों के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से हैं। तो कक्षा के भीतर व बाहर सहयोगात्मक सामूहिक अधिगम होना चाहिए। व्यक्ति विद्यार्थी का अन्वेषण और पूछताछ होनी चाहिए। विद्यार्थी और अध्यापक दोनों के द्वारा अन्वेषण और पूछताछ होनी चाहिए। समस्या आधारित खोजबीन अधिगम होना चाहिए। समकालिक अंतःक्रियात्मक दूरस्थ अधिगम होना चाहिए। स्वयं के द्वारा अनुभूतिमूलक अधिगम क्रियाकलाप होना चाहिए। अधिगम स्थानों का अनुभव होना चाहिए। प्रासंगिक कार्यों का सब निर्धारित प्रदर्शन इसमें होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं? फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी समूचना, संग्रहण और संश्लेषित करके ज्ञान संरचना करते हैं और इसे सामान्य कौशलों जैसे खोजबीन, संप्रेषण, गहन चिंता, समस्या समाधान आदि के साथ जोड़ते हैं। तो अधिगम केंद्रित उपागम की पहली विशेषता क्या है कि जो अधिगम केंद्रित उपागम होता है
ये बच्चों में खोजबीन करने, चिंतन करने, समस्या समाधान करने के साथ जोड़ता है। प्रभावकारी ढंग से ज्ञान संप्रेषण का उपयोग करते हुए उभरते और एंड्यूरिंग मुद्दों और वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने पर भी बल देता है। अध्यापक की भूमिका पथ प्रदर्शक और अधिगम को सहज बनाना है। तो अध्यापक की भूमिका एक पथ प्रदर्शक की होती है इसमें, और बच्चों के लिए इजी लर्निंग बनाना होती है। अध्यापक और विद्यार्थी मिलकर अधिगम का मूल्यांकन करते हैं। अध्यापन और आकलन एक दूसरे में गुथे हुए होते हैं। आकलन का उपयोग अधिगम को बढ़ाने और निदान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है त्रुटियों से सीखने और बेहतर प्रश्न उत्पन्न करने पर भी बल दिया जाता है। अपेक्षित अधिगम का आकलन प्रत्यक्ष रूप से पेपर, पेंसिल, प्रोजेक्ट, प्रदर्शन, पोर्टफोलियो आदि के द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्विषयी अन्वेषण के साथ उपागम सुसंगत होता है। संस्कृति सहकारी और सहयोगात्मक होता है। अध्यापक और विद्यार्थी के साथ साथ सीखते हैं। ठीक है, वेमर ने क्या कहा था कि अधिगम केंद्रित शिक्षा प्राप्ति के लिए 5 अभ्यासों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो फर्स्ट आता है इसमें विषय वस्तु का कार्य। तो विषय वस्तु के कार्य में क्या आता है कि विषय वस्तु के बारे में सोचने और अन्वेषण का अभ्यास कराने में हेल्प करती है। वास्तविक समस्याओं को हल करने में, विषय वस्तु के कार्य को समझने में और क्यों इसकी विषय वस्तु को सीखा जाए, विषय विशेष के लिए अधिगम विधियों बनाने में, विषय वस्तु के विशिष्ट मूल्यों को समझने में हेल्प करती है। वस्तु के द्वारा सीखने के तरीके विकसित करने में और उसके अर्थ तलाशने में यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है अध्यापक की भूमिका। तो अध्यापक की क्या भूमिका होती है इसमें? विद्यार्थियों के अधिगम निर्माण के लिए हेल्प करते हैं, सामंजस्य स्थापित करते हैं, जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं, विद्यार्थियों को और उनके मूल्यांकन का सतत संगत आयोजन करते हैं, और विद्यार्थियों के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नई नई तकनीकों का यूज़ करते हैं, और ऐसे क्रियाकलाप डिज़ाइन करता है जो विद्यार्थी और अध्यापक दोनों के लिए सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है अधिगम की जिम्मेदारी। तो इसमें अधिगम की जिम्मेदारी आगे के अधिगम के लिए अधिगम कौशलों का विकास करना, स्वनिर्देशित जीवन पर्यंत शिक्षार्थी बनाना है अधिगम की जिम्मेदारी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने अधिगम का स्वमूल्यांकन करना है और साक्षरता सूचना कौशलों में सिद्धस्त बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मूल्यांकन प्रक्रिया और उद्देश्य। तो इसमें क्या है, मूल्यांकन प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? समाकलित मूल्यांकन होना चाहिए। मूल्यांकन और प्रक्रिया के क्या उद्देश्य होने चाहिए? समाकलित मूल्यांकन होना चाहिए। संरचनात्मक अनुवर्तन के साथ संरचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए। सहपाठी और स्वयं के द्वारा मूल्यांकन इसमें होना चाहिए। सीखने और विशेषज्ञता प्रदर्शन के लिए कई अवसर होने चाहिए। विद्यार्थी उत्तरों को नियोजित ठहराने के लिए प्रोत्साहित होता है इसमें। ठीक है, विद्यार्थी और अध्यापक अनुवर्तन के लिए समय निर्धारित करने में सहमत होते हैं और पूरे समय विशुद्ध मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें शक्ति संतुलन। तो विद्यार्थियों को अतिरिक्त विषय वस्तु की खोजबीन के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। उचित समय और वैकल्पिक दृष्टिकोण अभिव्यक्ति के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। मास्टरी ग्रेडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। मूल्यांकन मुक्त अंत्य होता है। विद्यार्थी सीखने के अवसर का लाभ उठाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है शिक्षा के 3 उपागमों के मध्य तुलना। तो इसमें जो 3 उपागम है, अध्यापक केंद्रित उपागम, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम और अधिगम केंद्रित उपागम। तो इसमें क्या डिफरेंस है ये दिया गया है कि ज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, अध्यापक केंद्रित की कैसी होगी। ज्ञान शिक्षार्थी से पहले है इसमें। शिक्षार्थी केंद्रित में क्या है, ज्ञान विद्यार्थी द्वारा खोजा जाता है, और अधिगम केंद्रित में क्या है कि ज्ञान शिक्षार्थियों के द्वारा संरचित किया जाता है। अध्यापक और शिक्षार्थी की भूमिका। अध्यापक केंद्रित में अध्यापक सक्रिय होता है और विद्यार्थी क्या होता है, निष्क्रिय होता है। शिक्षार्थी केंद्रित में अध्यापक विद्यार्थियों को सक्रिय बनाता है, और अधिगम केंद्रित में विद्यार्थी कार्य करता है और अध्यापक उत्साहित इसमें करता है। नेक्स्ट है अध्यापक के कार्य की प्रबलता। तो अध्यापक केंद्रित में क्या होती है, अनुदेशन और निर्देशन। शिक्षार्थी केंद्रित में क्या होती है, अधिगम कार्य डिजाइन और अध्यापन।
और अधिगम केंद्रित में क्या होती है, अधिगम को सुगम बनाना और सहायता करना। नेक्स्ट आती है इसमें परिस्थिति। तो परिस्थिति विशेष नहीं है इसमें कैसी होती है, शिक्षार्थी के अनुकूल होनी चाहिए और इसमें अधिगम संदर्भित और स्वाभाविक अधिगम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है नियंत्रण। तो अध्यापक केंद्रित में नियंत्रण किसके पास होता है, टीचर के पास। तो इसमें कैसा होगा, निरंकुश होता है ये। ठीक है, यानी कि अध्यापक नियंत्रित होता है। और शिक्षार्थी केंद्रित में कैसा होता है, अध्यापक व शिक्षार्थी नियंत्रित। ठीक है, आंशिक रूप से लचीला होता है। ठीक है, अधिगम केंद्रित में कैसा होता है, शिक्षार्थी नियंत्रित प्रभुत्व। इसमें क्या होता है, ये होता है चाइल्ड सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट है निविष्ट। इसमें कुछ ज्ञान और तथ्य होते हैं, इसमें क्षमताएं और अनुभव। और अधिगम केंद्रित में होता है अधिगम तकनीकी और रणनीतियाँ। विधि और उपागम, जो अध्यापक केंद्रित है उसमें कैसी विधि होगी, व्याख्यान और प्रदर्शन। और जो शिक्षार्थी केंद्रित है उसमें होगी खेल विधि और आनंददायक विधियाँ। और जो अधिगम केंद्रित है उसमें क्या होगा, क्रियाकलाप आधारित। पाठ्यक्रम की बात करें तो अध्यापक केंद्रित में होता है पाठ्यक्रम निर्दिष्ट, और शिक्षार्थी केंद्रित में होता है विकासात्मक, और अधिगम केंद्रित में होता है उद्भावी। मूल्यांकन की बात करें तो अध्यापक केंद्रित में वस्तुनिष्ठ आधारित होता है, शिक्षार्थी केंद्रित की बात करें तो क्रियाकलाप आधारित होता है, और अधिगम केंद्रित की बात करें तो विशुद्ध मूल्यांकन और सविश्लेषणात्मक होता है। अनुशासन की बात करें तो अध्यापक केंद्रित में कैसा होता है, इम्पोज्ड होता है, और शिक्षार्थी केंद्रित में कैसा होता है, साझा और सक्रिय भागीदारी, और इसमें क्या होता है, स्वनियंत्रित होता है अधिगम केंद्रित में। ठीक है, आई होप आपको इसका ये जो डिफरेंस है समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम सहकारी अधिगम। तो सहकारी अधिगम क्या है, सहकारी अधिगम मॉडल का विकास कम से कम 3 मुख्य अनुदेशात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया गया है। ये लक्ष्य हैं शैक्षणिक उपलब्धि, विभिन्नता की स्वीकृति और सामाजिक कौशल का विकास। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट आती है इसमें शैक्षणिक सामग्रियों के सिद्धहस्त होने के लिए विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं। समूह उच्च, औसत और निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थियों को मिलाकर बनाते हैं। जहाँ तक संभव हो समूह में विभिन्न जाति, लिंग और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों का समावेश होता है। परितोष पुरस्कार नियम व्यक्तिगत आधारित न होकर समूह आधारित होता है। तो जो सहकारी अधिगम है इसके क्या है, 3 मुख्य अनुदेशात्मक लक्ष्य होते हैं, शैक्षणिक उपलब्धि, विभिन्नता की स्वीकृति और सामाजिक कौशल का विकास। तो इसकी पहली विशेषताएं क्या होती है, फर्स्ट है इसमें विद्यार्थी क्या करते हैं, समूह में कार्य करते हैं। और समूह कैसे बनाए जाते हैं, उच्च, औसत और निम्न उपलब्धि के विद्यार्थियों के बनाए जाते हैं। और इसमें कास्ट का या जेंडर बेस्ड या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रख सभी का क्या होता है, समावेशन होता है। और इसमें जो पुरस्कार है वो समूह आधारित होते हैं। और अध्ययनों से पता चला है कि सहकारी उपागम शैक्षणिक उपलब्धि, सहयोगात्मक व्यवहार, अतः सांस्कृतिक समझ व संबंध तथा विकलांग विद्यार्थियों के प्रति दृष्टिकोण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सहकारी अधिगम के 5 मूलभूत और आवश्यक तत्व होते हैं। तो वो क्या होते हैं, फर्स्ट है इसमें सकारात्मक अंतर्निर्भरता। तो विद्यार्थी पूर्ण रूप से सक्रिय भागीदारी करें और समूह के भीतर अपना योगदान दे। समूह के प्रत्येक सदस्य की एक कार्य भूमिका जिम्मेदारी है, अतः उन्हें ये विश्वास करना चाहिए कि वे समूह अधिगम के प्रति जिम्मेदार हैं। तो सकारात्मक अंतर्निर्भरता क्या होती है कि बच्चे को अपने जो समूह बनाए जाते हैं उनमें एक्टिव होना चाहिए और जिम्मेदार होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है आमने सामने बातचीत करने को बढ़ावा देना, कि सदस्य एक दूसरे की सफलता को बढ़ावा दें और विद्यार्थी एक दूसरे को बताते हैं कि क्या सीख रहे हैं या उनके पास क्या है, तथा अपने साथियों का दत्त कार्य को समझने और पूरा करने में भी सहयोग देते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत जिम्मेदारी। प्रत्येक विद्यार्थी अध्ययन किए जा रहे विषय वस्तु का प्रदर्शन करने में सिद्धहस्त होता है और प्रत्येक विद्यार्थी अपने अधिगम और कार्य के प्रति जवाबदेह होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है सामाजिक कौशल। तो सामाजिक कौशल में क्या होना चाहिए, नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेना, विश्वसनीय और संप्रेषण और वाद विवाद प्रबंधन क्षमता बच्चों में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सामूहिक प्रसंस्करण।
तो प्रत्येक समूह अपने प्रभावशीलता का मूल्यांकन करे और निर्णय ले कि किस प्रकार से इसे बेहतर बनाया जा सकता है। विद्यार्थी उपलब्धि को विचारणीय रूप से बेहतर बनाने के लिए 2 विशेषताओं का होना आवश्यक है। तो फर्स्ट है इसमें विद्यार्थी समूह के लक्ष्य या पहचान के लिए कार्य, और नेक्स्ट है सफलता प्रत्येक शिक्षार्थी के अधिगम के ऊपर निर्भर है। सहकारी अधिगम का कार्य और पुरस्कार संरचना की डिजाइन करते समय व्यक्तिगत जिम्मेदारी व जवाबदेही की पहचान करना चाहिए। व्यक्ति को यह मालूम होना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी क्या है और समूह के लक्ष्य प्राप्ति के लिए उनके लिए निश्चित उत्तरदायित्व होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है सहकारी अधिगम के उपयोग के लिए दिशा निर्देश। तो फर्स्ट है इसमें समूह के आकार को 3 से 5 विद्यार्थियों तक सीमित रखें। समूह में विभिन्न शैक्षणिक योग्यताओं लिंग जाति वाले विद्यार्थियों का सम्मिश्रण होना चाहिए। समूह के प्रत्येक सदस्य एक निश्चित कार्य जिम्मेदारी या भूमिका सौंपा जाना चाहिए जिससे समूह की सफलता में उनका योगदान हो। तो 3 से 5 विद्यार्थी होने चाहिए एक तो समूह में, और सभी कैटेगरी के बच्चे इसमें होने चाहिए। ठीक है, और समूह के सदस्यों को आपस में सामग्री को समझने के लिए एक दूसरे की हेल्प भी करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें कक्षा प्रबंधन, कार्य सामग्री और समय प्रबंधन का ध्यान रखा जाना चाहिए। व्यक्तिगत विद्यार्थी के योगदान को ग्रेड दें और समूह के विद्यार्थियों को एक समूह पुरस्कार उपलब्ध कराने पर भी विचार करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें सहयोगात्मक सामाजिक कौशलों को सीखना, मॉडल बनाना और नियमित रूप से पुनर्बलन प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सहकारी अधिगम मॉडल में अध्यापक की क्या भूमिका होती है। लक्ष्य व अधिगम सेट की परिस्थिति, अध्यापक पाठ के उद्देश्यों को समझता है और अधिगम सेट की स्थापना करता है। सेकंड है सूचना प्रस्तुति, अध्यापक विद्यार्थियों को मौखिक या लिखित सामग्री के द्वारा सूचना उपलब्ध कराता है। थर्ड चरण है इसमें अधिगम टीम के लिए विद्यार्थियों का संगठन, तो अध्यापक विद्यार्थियों को बताता है कि अधिगम समूह कैसे बनाना है और प्रभावकारी रूपांतरण से सहयोग देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें समूह कार्य और अध्यापन में सहयोग। तो अध्यापक क्या करता है, अधिगम समूह को उनके कार्य संपादन में हेल्प करता है। सामग्री परीक्षण, अध्यापक अधिगम सामग्री की ज्ञान की सूची बनाता है या समूह अपने कार्य का परिणाम प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है पहचान दिलाना, अध्यापक व्यक्तिगत और समूह के प्रयास और उपलब्धि को पहचान दिलाने के तरीके तलाशते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें सहकारी अधिगम के लाभ और सीमाएं। तो क्या लाभ हैं इसके। फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें विद्यार्थी शैक्षणिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं। सहकारी अधिगम विधि प्राय सभी क्षमता स्तरों पर समान रूप से प्रभावकारी है। सहकारी अधिगम सभी प्रकार के समूह के लिए प्रभावकारी है। जब विद्यार्थी को एक दूसरे के साथ कार्य करने का अवसर दिया जाता है तो वे एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझते हैं। सहकारी अधिगम शिक्षार्थी के आत्मसम्मान और स्व अवधारणा में वृद्धि करता है। शिक्षार्थियों के मध्य जाति, लिंग, सामाजिक स्तर और मानसिक विकलांगता कारण जो असमानता होती है, इन सभी बाधाएं सहकारी अधिगम में टूट जाते हैं तथा सकारात्मक अंतःक्रिया और मित्रता के भाव का उदय होता है। तो सहकारी अधिगम क्या होता है, सभी क्षमता स्तरों पर समान रूप से प्रभावकारी होती है। सहकारी अधिगम क्या है, सभी प्रकार के समूह के लिए भी प्रभावकारी होता है। और समूह कैसे बनाए जाते हैं, 3 से 5 बच्चों के बनाए जाते हैं और इसमें सभी कैटेगरी के बच्चे लिए जाते हैं। ठीक है, औसत, मध्यम और निम्न हर तरीके के बच्चे इसमें लिए जाते हैं और बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, और बच्चों में जो भी जाति, लिंग और सामाजिक स्तर या शारीरिक मानसिक विकलांगता को लेकर असमानताएं आती हैं, उन्हें भी उनके लिए भी सकारात्मक अंतःक्रिया और मित्रता के भाव का उदय होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है सहकारी अधिगम की बहुत सी सीमाएं भी हैं जिसके कारण यह प्रक्रिया जितना समझा जाता है उससे अधिक जटिल हो सकता है। सहकारी अधिगम में लगातार परिवर्तन तो न के कारण यह संभव है कि अध्यापक शंकित हो सकता है और इस विधि को पूर्ण रूप
न समझ पाए तो अध्यापक किस विधि को लागू कर रहे हैं, शायद उनके लिए विद्यार्थी का गुस्सा का सामना करना पड़े। जो होशियार निपुण है, क्योंकि कमज़ोर विद्यार्थी के कारण उनकी प्रगति रुक सकती है और अपने समूह में उपेक्षित और तिरस्कृत भी अनुभव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें सहयोगात्मक अधिगम। तो सहयोगात्मक अधिगम सहकारी अधिगम से अधिक सामान्यकृत उपागम है। इस उपागम में दो या दो से अधिक व्यक्तियों को सीखने में या एक साथ सीखने के लिए प्रयासरत होने के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। व्यक्तिगत अधिगम से भिन्न इस अधिगम उपागम में एक व्यक्ति एक दूसरे के संसाधन और कौशलों का लाभ उठाते हुए सीखते हैं। तो सहयोगात्मक अधिगम क्या है, सहकारी अधिगम के जैसा ही है। तो इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ सीखने के लिए प्रयासरत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तियों के समूह में ज्ञान का सर्जन सदस्य द्वारा पारस्परिक अंतःक्रिया करके अनुभवों को बांटकर तथा सक्रिय भूमिका निभाकर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है सहयोगात्मक अधिगम किसी भी समय हो सकता है। उदाहरण के लिए गृह कार्य पूर्ण करने में विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए कार्य करते हैं। सहयोगात्मक अधिगम तब होता है जब विद्यार्थी एक स्थान पर मिलकर किसी संरचित प्रोजेक्ट पर छोटे समूह में कार्य करते हैं। तो सहयोगात्मक अधिगम से क्या है, किसी भी समय हो सकता है, या होमवर्क करते टाइम या विद्यार्थी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, और या किसी प्रोजेक्ट बनाने में भी सहयोगात्मक अधिगम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सहयोगात्मक अधिगम अधिक गुणात्मक उपागम होता है। जैसे विद्यार्थी की बातचीत साहित्य में किसी स्थानीय इतिहास में मुख्य स्रोत के संदर्भ में का विश्लेषण करना। दूसरी ओर सहकारी अधिगम में परिणात्मक विधियों का उपयोग होता है जो उपलब्धियों की ओर देखता है। नेक्स्ट है सहयोगात्मक अधिगम में एक बार कार्य निर्धारित करने के पश्चात जो मुक्त अंत्यय होते हैं, अध्यापक सभी अधिकार समूह को स्थानांतरित कर देता है। यह समूह के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह वे कार्य को मिलजुल कर पूरा करने की योजना बनाते हैं। और सहकारी उपागम में अधिकार व कार्य का स्वामित्व अध्यापक के पास होता है तथा अध्यापक समस्या समाधान कराने के लिए समूह को लगातार दिशा निर्देश तथा देख रेख का सुधारात्मक सुझाव देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है सहयोगात्मक अधिगम वास्तव में विद्यार्थियों को सशक्त बनाता है, जबकि सहकारी अधिगम ऐसा नहीं होता है। इसके बजाय सहकारी अधिगम में विद्यार्थियों के अध्यापक की इच्छा अनुसार कार्य करना पड़ता है और सही या स्वीकार्य उत्तर देने के लिए कहा जाता है। और शिक्षा में सहयोग अध्यापक विद्यार्थी और पाठ्यक्रम के बीच एक बातचीत है। विद्यार्थियों को एक समस्या हलकर्ता के रूप में देखा जा सकता है। समस्या समाधान व अन्वेषण उपागम को संज्ञानात्मक कौशलों पर बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सहयोगात्मक उपागम क्या है, विद्यार्थियों को सशक्त बनाता है, जबकि जो सहकारी अधिगम है उसमें ऐसा नहीं होता है, बल्कि जो सहकारी अधिगम है उसमें विद्यार्थियों को अध्यापक के इच्छानुसार ही कार्य करना पड़ता है, बल्कि सहयोगात्मक अधिगम में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि शिक्षा में सहयोग अध्यापक विद्यार्थी और पाठ्यक्रम के बीच एक क्या है, बातचीत है, और विद्यार्थी क्या है, एक समस्या के हलकर्ता के रूप में देखे जाते हैं जो कि समस्या का समाधान करते हैं और अन्वेषण करते हैं। अब देखते हैं सहयोगात्मक अधिगम के लाभ में क्या लाभ है। विभिन्नताओं का समारोह, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की स्वीकृति। नेक्स्ट है इसमें अंतर्व्यक्तिक विकास। अधिगम में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, व्यक्ति का अनुवर्तन के लिए अधिक अवसर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्रियाकलाप आधारित उपागम। तो कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 मुख्य तत्व होते हैं, अध्यापक, शिक्षार्थी और विषय या पाठ्यक्रम। हम चर्चा कर चुके हैं कि शिक्षार्थी केंद्रित उपागम शिक्षण आधारित प्रक्रिया के लिए अधिक उपयुक्त है। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में शिक्षार्थी की आवश्यकता, रुचि, मानसिक क्षमता और सामाजिक संदर्भ का ध्यान रखा जाता है। और क्रियाकलाप आधारित उपागम में उस शिक्षार्थी को महत्व दिया जाता है जो वातावरण में क्रियाकलाप में संलग्न रहकर नई ज्ञात प्राप्त करता है। तो क्रियाकलाप आधारित उपागम क्या है कि जिसमें बच्चे वातावरण में क्रियाकलाप करके नए ज्ञान को अर्जित करते हैं और इसमें बच्चे को ही महत्व दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है क्रियाकलाप के तत्व।
तो बच्चे आपकी उपस्थिति से व्यवस्थित हुए बिना अपने कार्य में पूर्ण रूप से संलग्न रहते हैं। वे आपस में बातचीत कर रहे हैं, सामग्रियों का मैनिपुलेशन, समस्या समाधान के विभिन्न तरीकों और व्यवस्था करने के लिए प्रयासरत हैं। यदि आप उनसे पूछते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, तो स्पष्ट रूप से वर्णन कर सके कि इस क्रियाकलाप को करने के लिए क्या कारण है और इसके क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है, अतः एक प्रभावकारी अधिगम क्रियाकलाप के 4 मुख्य तत्व होते हैं। फर्स्ट है ध्यान केंद्रित, सेकंड है चुनौतीपूर्ण, थर्ड है स्वतः अंतर्भागिता और फोर्थ है इसमें आनंददायक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। ये तत्व एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, ये परस्पर अंतर आधारित हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें कंठस्थीकरण, नियमों का ज्ञान, बारंबार वाचन, प्रतिलिपिकरण और अध्यापक प्रदर्शन। और अमूर्त अवधारणा या प्रक्रिया को स्थूल बनाने के लिए सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। एक सहायक, एक उपयोग कर सकते हैं, एक खेल हो सकता है, एक अनुभव हो सकता है, नाटक शामिल किया जा सकता है और कोई शारीरिक वेग का उपयोग शायद न हो इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है क्रियाकलाप। तो क्रियाकलाप की विशेषताएं क्या है? रुचिकर होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, योग्यताओं के अवसर उपलब्ध कराने वाला होना चाहिए, चुनौती और संघर्ष होना चाहिए, चिंतन के लिए स्थान होना चाहिए। उद्देश्य है इसका समस्या के साथ संघर्ष प्रारंभ करना, प्रक्रिया का अभ्यास करना, एक योग्यता के विकास का अभ्यास करना, अवधारणा का मूर्त रूप में प्रदर्शन करना, एक विचार के लिए ज़रूरत महसूस करना कि इकाई, अंक के मानक, प्रतीक आदि प्राय सामाजिक संदर्भ में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्षैतिज व्याख्या के लिए अवसर उपलब्ध कराना और नए प्रक्रियाओं, कौशलों और युक्तियों का आविष्कार करना। और क्रियाकलाप किसके द्वारा किया जाता है? व्यक्तिगत बच्चों के, अध्यापक और बच्चों का छोटा समूह, बच्चों का समूह और अध्यापक और संपूर्ण कक्षा और बच्चे और बिरादरी। ठीक है, इनके साथ क्रियाकलाप किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है अधिगम क्रियाकलापों का कक्षा प्रबंधन। अधिगम क्रियाकलापों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनका ध्यान रखना अति आवश्यक है। फर्स्ट है उपलब्ध स्थान का प्रबंधन। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें सामग्री प्रबंधन। जैसे कि एलएम की मुख्य 2 श्रेणियां हैं। आधारभूत सामग्री जैसे पासा, संगतमर, घड़ी, फ्लैश कार्ड, बीज, कंकड़ आदि इत्यादि सब क्रियाकलापों में कई प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक विशेष क्रियाकलाप में इस्तेमाल होने वाले विशिष्ट सामग्री आपको प्रथम श्रेणी के टीएलएम की पर्याप्त मात्रा में संकलन करना है। नेक्स्ट है इसमें क्रियाकलापों में विद्यार्थियों की अंतर्भागिता, क्रियाकलाप की प्रकृति और क्रियाकलाप का प्रदर्शन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्भागिता सुनिश्चित करना और क्रियाकलाप में समुदाय की सहभागिता होनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें मूल्यांकन की प्रक्रिया। मूल्यांकन की प्रक्रिया में क्या होता है कि क्रियाकलाप आधारित अधिगम उपागम में विशेषकर रचनात्मक स्तर पर अधिगम के मूल्यांकन में सब मूल्यांकन, सहपाठियों द्वारा मूल्यांकन या सामूहिक मूल्यांकन शामिल है। नेक्स्ट आता है इसमें समय प्रबंधन। तो समय प्रबंधन में क्या है कि जो क्रियाकलाप है परिचय के लिए 5 से 10 मिनट और समापन क्रिया के लिए 5 से 10 मिनट का समय इसमें होना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन के लिए भी और ख़त्म करने के लिए भी 5 से 10 मिनट का इसमें समय होना चाहिए। और लंच से पहले या बाद में लगातार 2 पीरियड एक साथ प्रस्तावित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अधिगम क्रियाकलाप के लाभ। तो क्रियाकलाप अपने ढंग से सीखने व अपने सीखने के गति का निर्धारण करने के लिए कार्यक्षेत्र उपलब्ध कराता है। क्रियाकलाप में भागीदारी के समय विद्यार्थी खोजी क्षमताओं का विकास करता है, अपने ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं और नए ज्ञान की संरचना करते हैं। ठीक है, और इसमें शिक्षार्थी पूर्ण से संलग्न हो जाते हैं, जो कि शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करते हैं और वह अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन के लिए प्रेरित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिया आधारित उपागम से संबंधित मुद्दे और विचार। तो एक क्रियाकलाप तैयार करना एक अध्यापक के लिए कठिन और समय व्यय करने वाला कार्य होता है। और नेक्स्ट है इसमें एक विशेष अवधारणा से संबंधित क्रियाकलाप डिज़ाइन करना अनुभवी और विशेषज्ञ अध्यापक के लिए आसान कार्य है, परंतु अनुभवहीन अध्यापक के लिए क्या है? कठिन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें।
नेक्स्ट पॉइंट है सामान्यतः एक पीरियड 40 से 45 मिनट का होता है और इस पीरियड में क्रियाकलाप कराना कठिन है। इसके लिए पाठ्यक्रम को निर्धारित समय के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता है और एक अध्यापक के लिए गाना गाना, नाचना, भूमिका निभाना, कहानी सुनाना, चित्रांकन करना, मॉडल बनाना बहुत कठिन है। नेक्स्ट है एक क्रियाकलाप का आयोजन करने के लिए बहुत सी टीएलएम की आवश्यकता होती है और टीएलएम तैयार करना या एकत्रित करने में बहुत समय व्यय होता है। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में अध्यापक के 3 महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। विद्यार्थी का अवलोकनकर्ता तथा निदानकर्ता। सेकंड है अधिगम के अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना और थर्ड है अधिगम को सहज और सुगम बनाने वाला। तो ये यूनिट हमारी यहाँ पर फिनिश हो गई है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।